छोड़ दीजिए, इसे गुस्सा आधा आ जा कहेंगे, रहा है आपको नहीं नाम नहीं, सुन? इसे आधा कहेंगे तो फिर वो पता चला कि कल का बीजेपी एफआईआर करवा दे। डरती हैं क्या? डरते तो इनके बाप से भी नहीं है। हम आरजेडी से, आरजेडी वाले डरते नहीं हैं। और जरूरी नहीं है कि हर काम जो है वो चिल्ला चिल्ला के किया जाए। पार्टी को एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो तो शोर मचा के नहीं होता। तो तेजस्वी जी वही कर रहे हैं जो तेजस्वी जी को करना चाहिए। बिहार में भविष्य सिर्फ तेजस्वी जी का ही है। यह बात आप अपने वीडियो में रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा कि आने वाले समय में क्या मैसिव परिवर्तन होने वाला है, और वो हल्ला करके नहीं होगा। लालू यादव, आरजेडी, लालू यादव कि अगर आपका निगेटिव भी इतना कोई चर्चा करे, हालांकि निगेटिव उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है, तो ये भी बताता है एक पॉलिटिकल पार्टी, एक नेता कितना जिंदा है। हमारे साथ आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुखर प्रवक्ता कंचना यादव हैं। कंचना जी, क्या हाल है तेजस्वी जी का? चुनाव हारने के बाद आरजेडी कमजोर हो गई, विपक्ष कमजोर हो गया, बहुत सारा माहौल है वहां पर बिहार में। कैसे देखती हैं आप आरजेडी की अब भूमिका? देखिए, भूमिका कई सारी हैं हमारी। एक तो बीइंग इन अपोजिशन, जो अपोजिशन का एक रोल होता है, दायित्व होता है, वो हम निभा रहे हैं, है ना। एक जो पहले भी निभाए हैं, आज भी हम उसका निर्वहन वैसे ही कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आरजेडी की कहें तो तेजस्वी जी बहुत सारे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो एक लंबे समय तक पार्टी की संरचनात्मक अगर रूप से देखा जाए उस तरीके से, और पार्टी को वैचारिक रूप से और स्ट्रांग किया जाए, और जो हम एक वैचारिक पार्टी रहे हैं उसके आधार पर भी। तो अभी जो है कि जो तमाम 4 जोन बना दिए गए हैं, 4 जोन के आधार पर प्रभार दिया गया है, तो पार्टी को ग्राउंड रूट से और ज़्यादा मजबूत करना, वैचारिक रूप से लोगों को ट्रेन करना, ट्रेनिंग कराना, तो ये सारा जो विद इन द पार्टी जो काम होता है वो तो आरजेडी के अंदर चल रहा था, लेकिन अब और तेजी से होगा। लेकिन हमारा जो रोल है, जो जिन लोगों को लगता है कि हम 80 सीट जीते थे, 80 से हम जो है अभी आ गए 25 पे, इसलिए हम कमजोर हो गए, हम उसको कमजोरी मानते ही नहीं हैं। हम कभी भी अपने डिफीट को कमजोरी नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि अगर हमारी सीटें कम हुई हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि जनता का भरोसा हमारे से कम हो गया। इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने विचारों से कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं या आगे कर जाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी सीटें कम आ गई हैं। आज कम आई हैं, कल ज्यादा आ जाएंगे, परसों कम आ जाएंगे, फिर ज्यादा आ जाएंगे। ये राजनीति का एक नियम है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि एक बार पावर में आ गए तो उस पावर में बने रहने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी करना हो, जितना भी मिसयूज करना हो। आपने तो अभी दिल्ली का उदाहरण तो देखा ही। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा कि आज आप चुनाव करा लीजिए, हार जाएंगे। तो हर चुनाव के पहले वहां के अपोजिशन पार्टियों को टारगेट करके, मतलब आप है ना, ये केजरीवाल के उदाहरण से आप कह रही हैं कि बिहार में आज चुनाव करा लीजिए, हार जाएंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, 100%। कारण यह है कि आप फिर से 10,000 मत बांटिए, आप इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग मत करिए, आप ईडी और सीबीआई को जो चुनाव के पहले जाकर विपक्ष की पार्टियों को टारगेट मत करिए, आप जो है विपक्ष के नेताओं को जेल में उठाकर मत डालिए, वहां के जो ग्राउंड के लीडर्स हैं उनको टारगेट मत करिए। बहुत सारे इंडिविजुअल्स हमारे जो विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, बहुत सारे लोगों को टारगेट किया गया था। लड़िए चुनाव, मोरल ग्राउंड पे लड़िए चुनाव, हार जाएंगे आप। चुनाव के पहले आप जो है कि झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं। चुनाव के पहले आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देते हैं। चुनाव के पहले आप बिहार में पैसे की जो है कि सरकारी खजाने से बांट देते हैं और कहते हैं आगे 2 लाख और मिलेगा। कहाँ है? तो ये इस तरह से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। ये चुनाव चोरी किया जाता है, डकैती की जाती है। अगर डकैती को ही आप लोग राजनीतिक उपज और राजनीतिक जीत मानते हैं तो हम इसको कतई राजनीतिक जीत नहीं मानते, और ना हम अपनी हार इसमें मानते। तेजस्वी जी की भूमिका या तेजस्वी जी के प्रति अब बिहार के लोगों का रुख क्या देख रही हैं आप? जाती है ना आप फील्ड में? जी, अभी गए हुए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लोगों से बात हुई, खासकर यूनिवर्सिटी के आसपास, इवन प्रोफेसर से भी। तो उन्होंने बोला कि हमने वोट किया था जदयू को। कई सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो अति पिछड़े समुदाय से आए। उन्होंने बोला हमने वोट किया था जदयू को, और क्योंकि नीतीश कुमार जी के प्रति हमारा एक प्रेम है, उनका कहना था कि हमारा एक प्रेम है, हमने वोट किया था।
लेकिन वोट करने के बाद ही हमें पता नहीं क्यों पहली बार हमें पछतावा सा लग रहा था कि हमने गलत किया कुछ। बोले इवन जो वोट करने गए थे तो उस समय भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कंफ्यूजन इतना भारी था, करे क्या करें। वोट कर दिया क्योंकि लगातार उन्हीं को वोट कर रहे थे, लेकिन नीतीश जी को पहली बार हम इस दुविधा में थे कि हम इनको वोट नहीं करें क्या। कंफ्यूजन जो पब्लिक में नीतीश कुमार जी के खुद के वोटर के बीच में पैदा हुआ वो इस बार पैदा हुआ है कि हम इनको वोट नहीं करें। बोले कि लेकिन वोट करके आया तो फिर बहुत पछताया, और अब वही ना कि अब पछताए क्या हुआ जो चिड़िया चुग गई खेत, तो उनका भी वही हाल है। और इसके पीछे में लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी भी थोड़े जिम्मेदार हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में कभी पनप नहीं पाती उसको राजनीतिक ग्राउंड दिया आपने, उनको फलने फूलने दिया आपने, उनको अपने कंधे पर सवार करके पूरे बिहार में टहलाया आपने। केंद्र की सरकार 2024 में नहीं बनती, आप उनके एक पहिया बने। आप पहले तो बिहार चुनाव जब अनाउंस होता है तो कोई भी नेता बीजेपी का यह मानने को तैयार नहीं होता कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। बोलते हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और जब हम सवाल उठाते हैं कि ये तो खत्म कर देंगे इनको, तो कहते हैं नहीं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। आज उन नेताओं को पकड़ना चाहिए कि भाई तुमने तो कहा था मुख्यमंत्री रहेंगे, पर ये हिम्मत कैसे हुई कि कोई उनको हटा दे रहा है, या खुद नीतीश जी जो है कि हट रहे हैं जैसा तुम दावा कर रहे हो। और जब मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए, क्योंकि तुरंत तो हटा नहीं सकते थे, तो गृह मंत्रालय छीन लिया, मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी 20 साल से अपने पास रखे हुए थे वो छीन लिया। और उसके बाद अब आपने मुख्यमंत्री पद भी छीन लिया। बावजूद इसके अभी यह कहना कि ये तो नीतीश कुमार जी स्वेच्छा से जा रहे हैं। तेजस्वी जी में चुनाव के बाद क्या बदलाव आप देखती हैं, क्या कर रही है आपकी पार्टी? सबसे बड़ी बात, पहली बात जानते हैं क्या है? बहुत सारे लोग, मैं बहुत बिटर बोलने वाली यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऐसे बाहर से मिल जाते हैं कि कहीं किसी पब्लिक गैदरिंग में जाओ, कहीं अरे तेजस्वी जी कर क्या रहे हैं, तेजस्वी जी कर क्या रहे हैं, है ना। ये बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो थोड़े से सिंपैथी रखते हैं अपोजिशन के प्रति, ये सब तुरंत जो कर तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, कहाँ गायब हैं। वो जो लोग कमेंट करते हैं ना, पूछते हैं ना, कोई राजनीतिक दल नहीं चलाते हैं। एक राजनीतिक पार्टी चलाने वाला व्यक्ति जानता है कि उसकी पार्टी को कैसे आगे ले जाना है, और उससे बेहतर और उससे बड़ा कोई शुभचिंतक उसकी पार्टी के लिए हो नहीं सकता है। तो ये सवाल कर देना राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, कहाँ हैं तेजस्वी जी, कहाँ गायब हैं, ये सवाल वही लोग करते हैं जिनको खुद का खुद जो है कभी एक उनका वार्ड के लोग जो हैं, उनके मोहल्ले के लोग उनको वोट ना दें, मोहल्ले में निकल जाएं अपने लोग भगा देंगे। ऐसे लोग जो हैं वो ज्ञान देते हैं, पूछते हैं अरे कहाँ गायब है। अगर व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी चलाता है तो उसकी अच्छाइयाँ, उसमें कमियाँ, उसका स्ट्रेंथ, उसका वीकनेस सब जानता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर काम जो है वो चिल्ला चिल्ला के किया जाए। कभी कुछ काम आप सोचते हो, आप रूपरेखा तैयार करते हो, आप फिर से एक जो है कि पार्टी को एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो, तो शोर मचा के नहीं होता। तो तेजस्वी जी वही कर रहे हैं जो तेजस्वी जी को करना चाहिए। तेजस्वी जी से बड़ा शुभचिंतक कोई हो नहीं सकता, ना बिहार का और ना ही पार्टी का। तो तेजस्वी जी में आप ऐसा क्या देख रही हैं कि नीतीश कुमार के बाद, नीतीश जी अब तो शिफ्ट कर रहे हैं दिल्ली, वैक्यूम है, 20-21 साल रहे, तो अब क्या आप देख रही हैं कि आरजेडी के लिए भविष्य है, तेजस्वी जी के लिए भविष्य है? ऐसा क्या, आप इस वैक्यूम को कैसे आरजेडी या तेजस्वी पाटेंगे? ये तो वही बात हो गई ना कि आप तेजस्वी जी के लिए वैक्यूम है, आरजेडी के लिए वैक्यूम है, तो फिर वैक्यूम किसका है? इतना जायंट आदमी नीतीश कुमार, बिहार कितना जायंट आदमी, अरे जो 21 साल से मुख्यमंत्री हो, लालू जी ने भी समझौता करके उनको मुख्यमंत्री का पद दिया, बीजेपी ने भी दिया। राजनीति होती है, नहीं, दो राजनीति होती है। एक होता है चेस बोर्ड पर राजनीति करना, चेस बोर्ड पर राजनीति करके आप उनसे इनसे गठबंधन करके चुनाव सरकार बना सकते हो, इनके साथ जाके या उनके साथ जाकर चुनाव आप सरकार बना सकते हो। कभी अकेले लड़े हैं नीतीश जी? कभी भी? आरजेडी तो लड़ी है, अकेले लड़ी, अकेले सरकार भी बनाई है, और आज भी अकेले लड़ने का दावा कर सकती है, लड़ सकती है।
नीतीश जी नहीं कर सकते और ना ही कभी किए हैं। नीतीश जी लास्ट चुनाव कब लड़े थे? खुद एमएलसी से अब वो मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। तो तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं? बिहार में भविष्य क्या है? बिहार में भविष्य सिर्फ तेजस्वी जी का ही है, सिर्फ तेजस्वी जी का ही है। आने वाले समय पर यह बात आप अपने वीडियो में रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा कि आने वाले समय में देर आएगा, दुरुस्त आएगा, समय लगेगा। हम मानते हैं बहुत काम करना होगा, हम इस हकीकत से कोई नहीं भाग सकता। हमें बहुत काम करना होगा और हल्ला करके नहीं। आज जो तेजस्वी जी को लोग ढूंढ रहे हैं ना, किसी को नहीं मालूम तेजस्वी जी कर क्या रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम पार्टी के हैं कि क्या मैसिव परिवर्तन होने वाला है पार्टी के अंदर, मैसिव परिवर्तन। और वो हल्ला करके नहीं होगा, वो अनाउंसमेंट करके नहीं होगा, वो किसी पार्टी पे छीटा कच्छी करके नहीं होगा, वो चिल्ला कर नहीं होगा। आपका जब अपने चीज़ों को रियलाइज करते हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, पब्लिक के अंदर भीतर जो है जाकर जगह बनाते हैं, उस तरह का काम तो आरजेडी का ही भविष्य था। अगर नहीं था तो लड़ लेती बीजेपी आरजेडी से अकेले, लड़ लेती जदयू आरजेडी से अकेले, चिराग पासवान जी लड़ लेते आरजेडी से अकेले। आज बिहार में सरकार जिसकी भी हो, 20 साल से हमारी पावर नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी जाती है तो आरजेडी आरजेडी, लालू जी लालू जी लालू जी लालू जी। आज भी आप एक ही बंदे के पीछे पड़ते हो। लालू जी से ज्यादा बीजेपी ने किसी को बिहार में अटैक किया है या आरजेडी से ज्यादा? इस बार चुनाव में तो जब गए हुए थे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके हर 1 मिनट के बाद भाषण में आरजेडी लालू यादव, आरजेडी लालू यादव। आप ही बताते हो ना कि अगर आपका निगेटिव भी इतना कोई चर्चा करे, हालांकि निगेटिव उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है, तो ये भी बताता है एक पॉलिटिकल पार्टी, एक नेता कितना जिंदा है। तो आरजेडी का ही भविष्य था। 2020 में ही सरकार बनती, 2025 में जो हुआ उसने तो पूरी दुनिया ने देखा जो हुआ। होता है ना कि अगर बहुत खराब भाषा में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नंगा नाच किया बिहार में, क्योंकि केंद्र की सरकार उसके बिहार पे टिकी हुई थी। इसकी क्या गारंटी है जो आप कह रही हैं कि नंगा नाच किया था, अगली बार भी नंगा नाच करके आपको सत्ता से बाहर कर दे तो? हर किसी चीज की एक सीमा होती है। तो क्या कर लेंगी? हम नहीं करेंगे, जो करेगी वो पब्लिक करेगी। हर 5 साल बाद हर किसी का अंत होता है। एक समय पे कांग्रेस को भी लगता था कि उसको कोई नहीं हरा सकता। जब किसी को ये अहम हो जाए ना तो वही सर्वशक्तिमान है, तो उसका अंत होना तय है। किसका नहीं? हिटलर का अंत नहीं हुआ, किसका अंत नहीं हुआ, सबका अंत होता है। लालू प्रसाद यादव जी को भारतीय राजनीति में आप क्या ग्रेड करती हैं? लालू जी को एक तो सबसे बड़ी बात है, हम देखते हैं कि वह नेता जो बहुत कुछ झेल गया, बहुत कुछ झेल गया। पावर के साथ रहे होते, इधर उधर गठबंधन कर रहे होते, बीजेपी के साथ आए होते, या मनु आदि जो शक्तियां हैं उनसे भी हाथ मिला रहे होते, ना उन पर केस होता, ना वो जेल जाते, ना वो हर जो है कि महीने में खासकर चुनाव आने पर ना तो वो कोर्ट बार बार राउज एवेन्यू कोर्ट उनको आना पड़ता, और ये सब नहीं होता। शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ रहते। आज सरकार होती, हर जगह हर सिस्टम में लोग होते, बल्ले बल्ले होता सब कुछ। इसलिए मैं मानती हूँ कि लालू जी जो व्यक्ति हैं वो उनके जैसा व्यक्तित्व, सैद्धांतिक आदमी न कोई बन पाया है और न ही आगे कोई बन पाएगा। लालू जी हमेशा याद रखे जाएंगे इस बात के लिए कि उन्होंने समझौता नहीं किया। जब वो पार्लियामेंट में पहले बोलते थे और उनकी बातों को लेकर जो लोग मजाक बनाते थे, आज आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देखते होंगे कि वो रील्स उनकी कट कट कर अब आती हैं। लोग उस समय उनको मजाकिया कहते थे। ये तो लालू जी खुद अपनी किताब में लिखे हैं कि
जोकर कहते थे, मजाकिया कहते थे, लेकिन इतने स्मार्ट आदमी थे कि वो जानते थे कि उनकी जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, वो कौन सी भाषा समझती है। वो पढ़े लिखे आदमी थे ना, वो तो इंग्लिश भी ऐसा नहीं कि उनको पॉलिश्ड इंग्लिश बोलने नहीं आती थी, लेकिन वो इंग्लिश भी ऐसे लहजे में बोलते थे कि लोग हंसते थे और उस ऑडियंस तक पहुंच जाती थी जो उसको समझ सकता था। आज अगर कोई मुद्दा आ गया और सर्वे होता है ग्राउंड पे जाकर कि इससे आप, अब जैसे यूजीसी मान लीजिए, उदाहरण ले लीजिए, यूजीसी का मुद्दा आया, तो इस पर देख रही हूँ मैं कुछ लोग जाकर सर्वे करके बताते हैं कि अभी तो गांव तक ये मुद्दा पहुंचा ही नहीं है, 50% लोग इसके सपोर्ट में हैं, इतने % लोग इसके अपोजिशन में हैं, ये सारा सर्वे करके आता है ना। उस समय कम्युनिकेशन, उस समय सोशल मीडिया था क्या, चैनल भी इतने नहीं थे, और आज भी जैसे अपोजिशन को दिखाया जाता हो तब भी अपोजिशन को वैसे ही दिखाया जाता था। लेकिन बावजूद इसके लालू जी अगर कुछ कह दें, आज कह दें, कल सुबह तक गांव गांव तक न्यूज पहुंच जाती थी। जो कहते हैं ना कि आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वो मास्टर हैं आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के, जो राजनीति में बहुत बिरले होता है। आप मीडिया का, आप सोशल मीडिया का, आप तमाम तरीके से बातें लोग पब्लिक तक अपने पहुंचाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो इस प्लेटफॉर्म के ना होने के बावजूद भी अपनी बात पहुंचा देता था, उससे बड़ा स्किल्ड कोई होगा क्या? कोई नहीं होगा। और मैं इतना मानती हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ चीजें लालू जी से सीखी हैं। बिहार में जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, ट्राई करते हैं कि भोजपुरी में 2 लाइन बोल दें, क्यों? यूपी में जाएंगे, ट्राई करेंगे कुछ लाइन उस लहजे में बोल दें। साउथ में जाएंगे तो भले टूटी फूटी जैसे भी सोचेंगे, है ना, ये तमिल तेलुगु ये सब कुछ टूटी फूटी कुछ जैसे भी बोलते हैं, ताकि उस ऑडियंस तक आप पहुंचो और वो आपको समझ पाए कि आप कह रहे हो। ये कम्युनिकेशन का जो तरीका है ना, लालू जी से सीखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और कोई ऐसा नेता बताइए, हो सके आप जानते हो ज़्यादा, कि जिसका कम्युनिकेशन का तरीका उस समय इतना मशहूर हो कि आज भी लोग उसको जो है सुनते हैं तो मजा आ जाता है। वो स्टाइल थी उनकी, और स्टाइल थी उनकी, तो क्या वो स्टाइल उन्होंने जो है कि ऐसे नहीं, वो अपने पब्लिक के अनुसार वो स्टाइल अपनाए थे, पूरी समझदारी में। वो पटना लॉ कॉलेज से और सब पढ़े थे, वो बहुत पॉलिश हिंदी बोल सकते थे, बहुत सफोस्टिकेटेड हिंदी बोल सकते थे, बहुत सफोस्टिकेटेड इंग्लिश बोल सकते थे, लेकिन वो मास लीडर थे। और एक मास लीडर का दायित्व तो यही होता है कि आपका जो मास है, पब्लिक है, वो क्या समझती है। आप 2 चीज़ें होती हैं। पहला, अगर बीजेपी का पॉलिटिक्स आप स्टाइल को देखें तो बीजेपी हिंदी इम्पोज करती है, जिसका सदर्न स्टेट विरोध करते हैं। तो उनका पॉलिटिक्स ऑफ स्टाइल ये है कि अगर हिंदी लैंग्वेज वहाँ तक पहुँच गई तो इनके लिए अपनी विचारधारा को, आरएसएस को, सबको कम्युनिकेट करना वहाँ आसान हो जाएगा। ये अंग्रेजों की भी स्टाइल थी। अंग्रेज भी एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश पढ़ाते थे, सिखाते थे, ताकि वो अपना जो चीज़ें वो है ना प्रोपेगेट कर सके, बता सके लोगों को। लालू जी की पॉलिटिक्स ऑफ स्टाइल डिफरेंट थी। ये वो थी कि हम इम्पोज नहीं करेंगे तुम पे कुछ, तुम्हारा क्या हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप पब्लिक को ही बदलो, उनके माइंडसेट को बदलो और फिर उन पे राज करो, ब्रेन वॉश टाइप का। एक होता है कि हम आपको नहीं बदलेंगे, आप जो हो वही रहो, हम आपके जैसा बन जाएंगे। तो लालू जी उसमें से थे। नहीं बदलो, हम बन जाएंगे, हम आपके जैसे, हम जड़ों तक पहुंच जाएंगे, वही हम आप तक पहुंच जाएंगे, हम आपकी भाषा में बात करेंगे, हम आपके जैसे रहेंगे। दोनों में अंतर होता है। एक होता है जबरदस्ती थोपना, और एक होता है कि इतनी बड़ी आबादी को जबरदस्ती कुछ थोपने के बजाय एक आदमी क्यों नहीं बदल जाता है। वो तो आसान है ना। जैसे महात्मा गांधी बदले थे। बिल्कुल, महात्मा गांधी जी जानते थे, उनका जो पब्लिक से कनेक्शन का था, है ना, एक पब्लिक से जुड़ाव का था, वही तरीका था कि आप ग्राउंडेड बन जाओ, आप
लोगों जैसा बन जाओ। आप इतनी बड़ी, अगर महात्मा गांधी जी आम जनता की तरह नहीं बनते, उस वेशभूषा में नहीं आते, तो क्या मास कभी भी उनसे जुड़ पाती? और दूसरा ये कि वो उस पब्लिक को बदलते, अपने जैसा बनाते, उसमें कितना वक्त लगता? उस समय तो और भी कम्युनिकेशन नहीं था, ब्रिटिश रूल था, रेडियो भी छुप छुप के चलती थी, आप अखबार तक भी नहीं निकाल सकते थे अपना, जो बैन कर दिया जाता था, उठा के जेल में डाल दिया जाता था। तो इस समय सबसे अच्छा वही तरीका था कि आप पब्लिक के जैसा बनो, लोग जुड़े आपसे, लोग अपनी पीड़ा कह तो सके ना आपसे। यही है, यही अंतर है पॉलिटिक्स का। यही है लालू जी। आज भी अगर आप, पता नहीं आप कितनी बार गए होंगे, लालू जी के आवास पे चले जाइए शाम में, कैसी भी उनकी तबीयत रहे, शाम में वो गेट कहते हैं खोल दो, और सबको मालूम होता है कि वो जाएंगे तो लालू जी से मिलकर ही आएंगे हर शाम में। और जिनसे पहले वो मिल चुके हैं, एक बार भी मिल चुके हैं, हो सके वो 20 साल पहले, 40 साल पहले, लेकिन तुरंत पहचान जाएंगे, नाम सहित तुरंत पहचानेंगे। तो इंसान का ब्रेन तो सोचिए ना कि हम लोग मिलते हैं किसी से, 4 दिन बाद भूल जाते हैं। हमारी ये शॉर्ट मेमोरी वाली आज की जनरेशन की समस्या है, उनकी नहीं थी। तो ये ऐसे हमको लगता है, ऐसे लीडर, ऐसे नेता, ऐसा नेतृत्व सदियों में पैदा होते हैं जो चेस बोर्ड की राजनीति नहीं करते हैं, इधर उधर नहीं। हाँ, चेस बोर्ड की राजनीति से होता है, बिल्कुल। अब हमारे और कांग्रेस से कितने भी चुनाव के समय या कभी भी थोड़े बहुत, अगर लोग जैसा है तो नहीं वैसे, लेकिन जैसा पोर्ट्रे किया जाता है कि हाँ सीटें नहीं साझा हो रही, ये नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस में जाकर कांग्रेस के बड़े लीडर से आप पूछिए कि अगर सारे पॉलिटिकल पार्टियों में जितने भी आपके सहयोगी दल हैं, आपसे किस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करोगे? जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, मतलब इंडिया अलायंस में जितने भी लोग हैं, उसमें आप किस पे सबसे ज्यादा भरोसा कर पाओगे? जो आपका ऑनेस्ट जो है कोalition पार्टी है, आरजेडी का नाम लेंगे। इसीलिए राहुल जी मटन बनाते हैं न, मटन बना लालू जी का तो जो है कि सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से वो अलग, वो पार्टी के इतर उन लोग का अपना एक अलग संबंध है। जब सोनिया गांधी जी को ये हो रहा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी, तो आप सब देख रहे थे सुषमा स्वराज जी कि मैं बाल मुड़वा लूंगी, है ना, सारे लोग विदेशी महिला कह के जो है विरोध कर रहे थे, और विरोध का एकदम स्तर जो है कहे तो आज भी जो भारतीय जनता पार्टी का उससे कम नहीं था, सोनिया गांधी जी को लेकर वो कम नहीं था। लालू जी एकमात्र ऐसे लीडर थे जो खड़े थे सोनिया जी के साथ उस समय भी, कि जब यहाँ हैं, यहाँ उनकी शादी हुई है, यहाँ उनके बच्चे हैं, परिवार हैं, यहाँ यही सब कुछ है, उनके सास की हत्या यहीं हुई, उनके पति की हुई, तो ऐसे महिला यहाँ की निवासी हैं, यहीं की हैं। वो तब भी चाहते हैं सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बने, लालू जी एकमात्र। तो उनका रिश्ता वहां से डिराइव होता है, वो आज का मटन बनाने से लेकर सिर्फ नहीं होता। लालू जी के अलावा कोई खुलकर पूछ सकता है शादी कब कर रहे हो राहुल गांधी जी से? वो तो पूछ देते हैं ना मजाकिया अंदाज में, लेकिन पूछ देते हैं खुल के। तो उन पॉलिटिक्स से इतर उनका रिश्ता है, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी से, लालू जी का। इसीलिए राहुल जी उनसे बहुत सहज दिखते हैं। सहज रिश्तों में तो सहजता होती है, बिना सहजता के कौन से? इसीलिए आरजेडी और जो आप रिलेशन की बात करें, इसीलिए राहुल गांधी टी शर्ट पहनते हैं तो तेजस्वी जी भी टी शर्ट पहनने लगे चुनाव प्रचार में। ऐसा नहीं है, तेजस्वी जी तो टी शर्ट भी पहनते हैं, कुर्ता भी पहनते हैं। नहीं, मतलब राहुल जी को फॉलो किया उन्होंने। राहुल जी व्हाइट टी शर्ट पहनते हैं, तेजस्वी जी ने पूरे चुनाव में कलरफुल टी शर्ट पहना था, लाल हरा पीला नहीं, कोई ऐसा कलर नहीं था जो नहीं। दरअसल राहुल जी की वजह से नहीं, कुर्ता भी पहनते, राहुल जी तो कुर्ता पहनते थे, उन्होंने छोड़ दिया टी शर्ट में आ गए। कपड़े को मिमिक करने से रिश्ते नहीं होते ना,
कपड़े की चॉइस तो सबकी है। अभी तो आपने देखा कि राहुल गांधी जी पजामा पहन के जा रहे हैं, उस पर कुछ लोगों को पता ही है। जो हाफ पैंट वाले पजामा पहनने से भी उनको दिक्कत हो रही है। जो हाफ पैंट में जो शपथ लेते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उनको पजामा से भी दिक्कत हो रही है। तो ये पॉलिटिक्स का स्तर है। हाफ पैंट वाले जो पहनते हैं, संघ वाले, आपने देखा नहीं, वो कुछ बीजेपी के बड़े नेता जो मंत्री हैं, टेक्सटाइल मंत्री हैं, उनको पता ही नहीं टेक्सटाइल मंत्रालय में होता क्या, वो भी पजामा पे कमेंट कर रहे हैं। एक बीजेपी का प्रवक्ता जो बिन पजामा जो एक टीवी डिबेट में लाइव बैठ गया था, वो भी पजामा पे राहुल गांधी जी कमेंट कर रहा है। मतलब इनका खुद के पजामा पे ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाफ पैंट पहनते हैं, लेकिन दूसरे के पजामा से इनको दिक्कत है। इनका पजामा सरकता जा रहा है। हाफ वो तो ट्रम्प ने ही बता दिया है कि इनका पजामा के क्या स्तर है। लालू जी से तेजस्वी जी ने क्या सीखा? आप दोनों में क्या देखती हैं, पिता पुत्र में? बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं, बहुत सारे अंतर भी हैं। और जो सिमिलरिटीज हैं वो वैचारिक सिमिलरिटी है, सैद्धांतिक सिमिलरिटी है, और जो है कि खासकर पार्टी को लेकर, पार्टी संविधान को लेकर वो सारी सिमिलरिटी लालू जी से आई है। मुद्दों को लेकर जो मैं डिफरेंसेस देखती हूँ, वो मैं समय का डिफरेंस देखती हूँ। अगर आप कहोगे कि तेजस्वी जी पूरी तरह से लालू जी रहे, लालू जी की राजनीति कब शुरू हुई थी, और या फिर लालू जी तेजस्वी जी जैसा रहे, वो पॉसिबल नहीं है ना। समय की भी अपनी एक मांग होती है, और समय के साथ समाज में जो बदलाव होते हैं, उस बदलाव के साथ लीडर भी बदलता है ना। तो ये डिफरेंसेस है। आज के जमाने के ये नेता हैं, और लालू जी जो है कि 90 के जमाने के नेता हैं। तो ये दोनों में यही बेसिक फर्क है। बाकी सिमिलरिटीज सारे बराबर हैं। सिमिलरिटीज वही हैं, मतलब वैचारिकी को लेकर हम देखते हैं, सैद्धांतिक रूप से देखते हैं। जो देसीपन है लालू जी का, वो तेजस्वी जी में है। ये अगर हमसे आप पूछोगे तो ये किसी लीडर में नहीं रहेगा। आप ये कहेंगे कि रामविलास पासवान जी की झलक जो है अगर चिराग पासवान में आ जाए, पूरा आएगा? नहीं आएगा। और इनफैक्ट 1% भी नहीं है, वैचारिकी भी नहीं है किसी में भी। आज का जो युग है, हम 2026 में हैं, और आप 1974 जेपी मूवमेंट से निकले हुए एक बड़े लीडर का जो देसीपन है, वो अगर आज के लीडर में ढूंढोगे तो हमको लगता है कि ये हमारी भी अपनी समझदारी थोड़ी जो है इसको अलाउ नहीं करेगी। हमारे पेरेंट्स जो जितनी वो समझदारी रखते थे, जिस पृष्ठभूमि से आते थे, जिस सामाजिक दायरे को उन्होंने देखा था, जो समाज उन्होंने 1990 में देखा था, आज हम वैसे नहीं हो सकते ना। एज ए पर्सन तो हम डिफरेंट ही होंगे। हमारे लाइक्स, हमारे डिसलाइक्स, हमारे काम करने का तरीका, हमारे जो लोगों को समझने का तरीका, हमारे कम्युनिकेशन का तरीका, हमारा पहनने का तरीका, हमारे चलने का तरीका सब डिफरेंट होगा। और अगर कुछ सेम होगा तो वो जो हम उनसे सीख कर आए हैं। कम्युनिकेशन आपने कहा ना लालू जी का बहुत अच्छा था, तेजस्वी जी का है? तेजस्वी जी का कम्युनिकेशन आज का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है उसके अनुसार परफेक्ट है। हमने देखा कि लालू जी के ज़माने में तो सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया नहीं था, उनको बात पहुंचाने का एक अलग उनका माध्यम था। वही मीडिया थे, वही माध्यम थे, वही कम्युनिकेटर थे, वही प्रेजेंटर थे, वही सब कुछ थे। लेकिन आज के ज़माने में आज का जो टेक्नोलॉजी है, जो मीडिया है, जो माध्यम है, जो मीडियम है, उसके अनुसार ये परफेक्ट है आज के समय का। एक आरोप लालू जी पे लगता है कि उनके राजकाज में जातीय संघर्ष चरम पर था। जातीय सेना बन गई, सड़कों पर लोग उतर आए, एक दूसरे का नरसंहार करने लगे। तो मैं पलट क्या इस पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, किसने जातीय सेना बनाई? रणवीर सेना बनी। रणवीर सेना कौन थे वो लोग? भूमिहार थे। तो जातीय सेना बनाई किसने और किसके खिलाफ बनाई? उनकी वजह से सेना बनाई गई, मजबूरन लोग सेना तक बनाने लगे। लोग जातीय संघर्ष चरम पर था, एक दूसरे को मार काट कर, उसको नीतीश जी ने रोक लिया। कि उसको पनपने दिए। अनंत सिंह, आनंद मोहन जैसे सारे लोग आज जेल के बाहर हैं, चुनाव लड़ रहे, चुनाव जीत रहे हैं। दरअसल
ये सेम डायलॉग में, सेम बातचीत में जाना थोड़ा सा गवार नहीं होता है कि जाति, अगर आप कहते हैं लालू जी के समय पे जाति सेना बनी, तो आप उस जाति सेना का नाम बताइए जो पिछड़ों से आता हो, जो दलितों से आता हो, जो गरीबों से आता हो, उस जाति सेना का नाम बताइए। जाति सेना हमेशा वही बनाता है जो वर्चस्व को बनाए रखता है और चाहता है वो वर्चस्व बना रहे। करनी सेना कौन है? लालू जी के टाइम पे करनी सेना बना। तो हर ये जातीय सेना, जातीय गौरव, इस सब का इल्जाम लालू जी पे लगा देना ठीक नहीं होगा ना। हिंदू महासभा में जो सिर्फ एक ही कास्ट के लोग हैं वो लालू जी ने के टाइम पे बना है, लालू जी ने बनवाया। करनी सेना लालू जी ने बनवाया। देश भर में आज जितनी जातीय सेनाएं चल रही हैं, जात के नाम पर जो सभा बन रही है, बैठ रही है, सब लालू जी ने बनाया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने बैठने नहीं दिया, वो लालू जी ने बनाया। कुर्मी समाज, पटेल समाज, यादव समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, दलित समाज, कौन सा ऐसा समाज नहीं है जो अपने जाति का सेना नहीं बना के चल रहा है? चंद्रशेखर रावत जी सेना नहीं बना के चल रहे हैं। कितना आसान हो गया सिर्फ एक व्यक्ति को कह देना कि इनकी वजह से जाति सेना बन रही है। आज के समय में जितना जाति सेना है ये पहले नहीं थी। और सारी ये जो जाति सेना है मोस्टली दो कारणों से होती है। पहला, एक जाति सेना वह बनती है जो कहती है कि होता है ना कि हमारी दादागिरी बनी रहे, हमारा वर्चस्व बना रहे। वो अपने वर्चस्व को, जो स्टेटस को समाज में है, उसको बनाए रखने के लिए वो अपना जाति गिरोह बनाते हैं। एक वो होता है। दूसरा, एक जाति सेना बनती है कि हम सब बिखरे हुए हैं और हमें इस सेना बनाने से हमें जो है एक सामाजिक परिवर्तन, एक सत्ता परिवर्तन, एक जो वर्चस्व है, हम वर्चस्व वाले जो लोग हैं हम उसको टक्कर दें। दो तरह की सेनाएं बन रही हैं, लेकिन दोनों का पर्पज अलग अलग है। और जो सेनाएं बन रही हैं वो क्रॉस द इंडिया बन रही हैं, क्रॉस द स्टेट बन रहा है। कहीं कहीं तो एक एक जो है कि जिले में कई कई सेनाएं चल रही हैं, एक एक मोहल्ले की सेनाएं बन जा रही हैं। तो इसका सिर्फ दो कारण है। एक होता है, एक है कि जो अपनी वर्चस्व बनाए रखना चाह रहे हैं, उसके लिए इसका यूजीसी का सबसे पहले विरोध करनी सेना और इन्हीं लोगों ने किया था ना। यूजीसी का हफ्तों तक तो पता भी नहीं था क्या है। तो जाति वर्चस्व बनाए रखने के लिए जाति सेना बनना और पावर में आने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए, अपनी यूनिटी बनाने के लिए जाति सेना बनाना, दोनों में फर्क होता है। और दोनों जो है लालू जी का उसमें कोई रोल नहीं है। वो हमेशा से चला आ रहा है और आगे और भी भयंकर होने वाला है। भयंकर और भी भयंकर होगा आगे, क्योंकि इसको जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार अगर हम किसी एक व्यक्ति को कह दे कि ये जिम्मेदार हैं तो यह भी गलत होगा। इसमें जिम्मेदार हर वो कोई है जो समाज को, समाज का जो रियल अस्तित्व है उससे परिचित ना करा कर अपने अपने नैरेटिव गढ़ने में व्यस्त है। एक सवाल कंचना जी, रामविलास पासवान दलित नेता थे, उनके बारे में आपकी क्या राय है? रामविलास पासवान जी को लेकर हमारे मन में आदर है, सम्मान है। और उनका जब हम पार्लियामेंट में भाषण सुनते हैं, भले वो अभी सत्ता के साथ आते जाते रहे, मौसम वैज्ञानिक रहे, सब कुछ रहे, रामविलास पासवान जी तो हमारे साथ नहीं आए थे, लेकिन फिर भी जब उनका सामान बाहर घर से फेंका गया था, हम सब दुखी हुए थे। हम सब इस बात पे दुखी हुए थे कि किसी भी नेता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे वो क्या लगते थे, आज नीतीश जी के साथ वही हो रहा है तब भी हम बोल रहे हैं, शिवसेना के साथ हुआ तब भी, अकाली दल के साथ हुआ तब भी, उड़ीसा में नवीन पटनायक जी का हेल्थ का इशू बनाकर उनको पूरी तरह से हटाया गया तब भी हम सच्चाई के साथ खड़े रहे। और रामविलास पासवान जी का 1% भी उनके बेटे में वो गुण नहीं है। वो मोदी जी के हनुमान बन सकते हैं और वो हनुमान बन के वो टिकट ले सकते हैं, पिताजी के वजूद पे वो सीटें ला सकते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से अगर कहें या समझदारी के तौर पर कहें
1% भी नहीं है। आप उठा लीजिए दोनों लोग का भाषण, पिता और पुत्र का, ऐसा लगता है कि ये फिल्म में गए थे ना, ये आज भी इनका राजनीतिक करियर एक स्क्रिप्टेड लगता है। हनुमान है हम, सीना अभी तो कुछ सफाई दिए, कहीं बोले हैं सीना चीर कर दिखाएंगे तो मोदी जी दिखेंगे। अरे सीना चीर के दिखाओ तो रामविलास पासवान जी दिखे तो हम माने भी, सीना चीरेंगे तो मोदी जी दिखेंगे इनको। कुछ लोग डिसअपॉइंट करते हैं। चिराग पासवान स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं और मंत्री हैं। स्मार्ट है, हैंडसम है, मंत्री आप नहीं है क्या? हर कोई स्मार्ट हैंडसम है, हर कोई। अब स्मार्टनेस और हैंडसमनेस राजनीतिक पैमाना तो नहीं हो सकता ना। इसके हिसाब से तो पूरा बॉलीवुड आकर जो है वो मंत्री संत्री और प्रधानमंत्री बनता रहे। शाहरुख खान को तो प्रधानमंत्री बना देना चाहिए फिर। वो बात नहीं है। बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई ड्रामा का पार्ट नहीं हो सकता। चिराग पासवान जी बहुत सारे मौके पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे बातें कही हो जो राजनीतिक समझदारी भी उनकी दिखाती है, राजनीतिक समझदारी भी है। बस क्योंकि आपने उनके पिताजी के बारे में पूछा तो पिताजी की झलक हमें उनमें नहीं दिखती। तो चिराग पासवान में क्या दिखता है? चिराग पासवान जी भी वही है, मोदी जी के हनुमान है चेस बोर्ड पर राजनीति करने वाले। क्या वो भी कभी कह सकते हैं मैं अकेले लड़ूंगा? आकर लड़े तो थे, 0 सीट आई थी 2020 में। तो चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी जी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। तेजस्वी जी और चिराग पासवान में आप क्या देखती हैं, क्या अंतर है? वो चीजें जो कंपैरिजन के लायक नहीं होती ना, उसको कंपैरिजन करके उसके इंपॉर्टेंस को मत बढ़ाया करिए। कभी निशान जी से, कभी चिराग पासवान जी से, अभी उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा और भी बाकी है तेजस्वी जी से कंपैरिजन करने के लिए, जीतन राम मांझी जी का बेटा और भी बाकी है। अब यही सब कंपैरिजन करिएगा। कुछ लोग कंपैरिजन के बियॉन्ड होते हैं। करिए चिराग पासवान जी से, निशान जी से कंपैरिजन, जीतन राम मांझी जी के बेटे से कंपैरिजन, उन लोग से करिए। अरे केंद्रीय मंत्री हैं वो। ये तो वही बात हुई ना कि बार बार जो बीजेपी चाहती है कि नेहरू जी की तुलना जो है मोदी जी से करते रहे। मोदी जी कभी नेहरू जी बन पाएंगे? या आज मोदी जी जो है आजाद भारत के प्रधानमंत्री बना दिए जाए तो आज देश कहाँ होता? जो रॉक होता है, जो बॉटम होता है, जो जड़ होता है, वो जड़ होता है और जड़ सबसे स्ट्रांग होता है। उसकी तुलना आप आखिरी बिल्डिंग की आखिरी मंजिल का फ्लोर बन के नहीं कर सकते। नेहरू जी बॉटम है, रॉक है, जड़ है, जिसके स्तंभ पर ये भारत टिका हुआ है, और मोदी जी आखिरी फ्लोर हैं जो कभी भी ढह सकते हैं। तो कंपैरिजन मत किया करिए ऐसी चीज़ों से। मतलब ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब रियली आप नेहरू जी से मोदी जी की तुलना करके मतलब हंसने का मन होता है सिर्फ। ये जो बीजेपी वाले हमेशा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को नेहरू के कद के बराबर आंकते हैं ना। अगर आज नेहरू जी होते हैं तो अमेरिका जो कर रहा है भारत के साथ, ये पॉसिबल होता? इंदिरा जी होती तो पॉसिबल होता, मनमोहन जी होते तो पॉसिबल होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज तक के सबसे वीकेस्ट प्रधानमंत्री हैं, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। उनकी तुलना मनमोहन सिंह जी से करना मनमोहन सिंह जी का अपमान होगा, इंदिरा जी से करना इंदिरा जी का अपमान होगा, चंद्रशेखर जी से करना चंद्रशेखर जी का अपमान होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी से करना अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान होगा, नेहरू जी की करना नेहरू जी का अपमान होगा। तो क्यों कंपेयर करते हैं आप? खामखा एक ऐसा व्यक्ति जी जो अपनी वो छोड़ दीजिए, इसे आधा गुस्सा आ जा कहेंगे रहा है आपको नहीं नाम नहीं, सुन। इसे आधा कहेंगे तो फिर वो पता चला कि कल का बीजेपी एफआईआर करवा दे। डरती हैं क्या? डरते तो इनके बाप से भी नहीं है। हम आरजेडी से, आरजेडी वाले डरते नहीं हैं। इतना समय में तो सबको समझ में आ ही गया होगा। तो बोलने से क्यों घबरा रही हैं कि एफआईआर हो जाएगा? नहीं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए कम से कम उस पद की तो गरिमा रहनी ही चाहिए, वो कितने भी फ्रॉड क्यों ना हो। कल के वो कुर्सी से हटेंगे, वो कुर्सी तो वहीं रहेगी ना। उदाहरण के तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो वेनेजुएला में हुआ, जो ईरान में हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश को कितने भी गर्त में ले जाएं, कितना भी बुरा कर दें,
इकोनॉमिकली कितना भी वीक कर दे, सामाजिक रूप से कितना भी तोड़ दे, जो भी कर दें, पर हम ये कभी नहीं अलाउ करेंगे और कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी फॉरेन देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यहाँ के देश का आकर सत्ता बदले, जो वेनेजुएला में हुआ, जो ईरान में हुआ। कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति यह बोले कि हम आपको 1 महीने की इजाजत देते हैं। हु द हेल आर यू? इजाजत आप कौन दोगे? ये तो नहीं बर्दाश्त करेंगे ना। हम हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम अपने देश के प्रधानमंत्री कितना भी खराब कर दें, लेकिन ये इजाजत हम किसी बाहरी को नहीं दे सकते। तो इसीलिए भले उनके मन में जो भी हो, पर उस पद की जो गरिमा है वो आज भी थी, कल उनके जगह कोई और बैठेगा, परसों और बैठेगा। ये राजनीति है, हम रहे या ना रहे, कुर्सी तो रहेगी ही। तो ये ईरान, अमेरिका, ये इजराइल वार जो चल रहा है, इस पे क्या है आपका राय? भारत का स्टैंड, मोदी जी? भारत का स्टैंड आज से डिराइव नहीं होता, ये डिराइव होता है गांधी जी से। गांधी जी हो, उसके बाद नेहरू जी आए, उसके बाद इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, खासकर जिम्मेदार पदों पर, अंबेडकर जी, सबका मिलकर एक हमेशा एक सिद्धांत यह रहा है कि अगर 2 मुल्क हैं या 2 व्यक्ति हैं या 2 राज्य हैं या 2 जो भी हैं, और उनके बीच में किसी भी तरह का वार चल रहा है, किसी भी तरह का लड़ाई चल रही है, तो भारत एक मुल्क की तरह हमेशा कमजोर का साथ देगा। गाजा को लेकर भी यही राय था। की स्थिति क्या है? बता रहे, यही गांधी जी की भी राय थी। और आज भी अगर गांधी जी होते, नेहरू जी होते, इवन मैं कह रही हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी होते, तो यही स्टैंड होता जो हमारा स्टैंड है कि हम इजराइल और अमेरिका के दादागिरी पर हम नहीं डरते, हम साइलेंट नहीं रहते। हमें नहीं मालूम, हमारा एक जॉइंट एक्शन में के रूप में एक ईरान का कोई आया था, जो भी वो यहाँ से जा रहा है और उसको समुद्र में जो है मार गिरा, और भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ के एक्सटर्नल मिनिस्टर या रक्षा मंत्री, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक स्टेटमेंट जारी कर दे। ऐसा नहीं होता पहले। आज पता नहीं कि जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दबते जा रहे हैं, उनकी क्या मजबूरियां वही जानते होंगे, उतना ट्रंप जो है वो उनको दबाता जा रहा है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई फॉरेन का व्यक्ति, राष्ट्रपति इस तरीके से धमकी दे, इस तरीके से इजाजत दे, इस तरीके से ट्रेड डील करे, तो ये उनके ऊपर सिर्फ नहीं है धमकी, ये भारत के ऊपर है। भारत को कम से कम कमजोर ना करें। भारत पहले भी कमजोर नहीं था, आज भी कमजोर नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम कमजोर करने की कोशिश ना करें प्रधानमंत्री जी। इनको बोलना चाहिए था पहली दफा जब ट्रंप ने जो है कि ट्रेड डील को लेकर या टैरिफ को लेकर इस तरीके से किया। तो आज बहुत निराशा है। सीरियसली आप पूछ रहे हैं ना गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा नहीं आ रहा है, दरअसल बहुत निराशा है। सूत्र के हवालों से खबर आ रहा है, बेंगलोर हो, मुंबई हो, हर जगह से न्यूज लोग, वीडियोज लोग डाल रहे हैं कि एलपीजी शॉर्टेज हो रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। 25 दिन के बाद ही आप दूसरा गैस ले सकते हो। प्राइस 60 रुपये अचानक से रातों रात बढ़ा दिया गया, और ये सब खबर सूत्र के हवाले आ रहा है। कि दुखदाई नहीं है कि हमारे देश में एक चुनी हुई सरकार है जो अपने आप को विश्वगुरु कहती है। हमारे देश में एक ऐसी पार्टी की सरकार है जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और आज हमें खबर, इस देशवासियों को खबर सूत्रों के हवाले से मिल रहा है। ये बात गुस्सा करने के लायक नहीं है तो क्या है? मुझे नहीं मालूम आपको क्यों नहीं आता गुस्सा, लेकिन आज बुरा हाल है, सीरियसली बुरा हाल है। ये सूत्र वालों से तो तेजस्वी जी बड़ा नाराज रहते हैं, और आप भी सूत्र वालों से बहुत नाराज हैं। तो एक सूत्रों को ही सरकार बना देते हैं ना, सरकार की क्या जरूरत है? सूत्रों के हवाले सब होता रहेगा। चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? पैसे बच जाएंगे लोगों के। सूत्र को मंत्री बना देते हैं, सूत्र को प्रधानमंत्री बना देते हैं, सूत्र को ही राष्ट्रपति बना देते हैं, सूत्र को ही हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर बना देते हैं। हर जगह सूत्र सूत्र सूत्र, सारे कुर्सी पे सूत्र बैठे हैं। मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है। अभी ये वार अगर रुका नहीं और हमारे रिश्ते
फॉरेन रिश्ते जो हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ते अगर ये सरकार ठीक नहीं करती है तो जो हाल देश का होने वाला है ना, वो कोविड से भी बुरा होगा, लॉकडाउन से भी बुरा होगा। और ये खबर सूत्रों के हवाले आएगी कि आप लकड़ी चूल्हे से खाना बना लीजिए, गैस नहीं मिलेगी अब आप पैदल चलिए, ग्रीन आप रिवोल्यूशन करिए, आप पर्यावरण ऐसे भी ठीक नहीं है, एयर पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, AQI बहुत हाई है, आप साइकिल का उपयोग करिए। होने वाला है सब अगर ये फॉरेन पॉलिसी को हमारी ठीक नहीं हुई, डिप्लोमेटिक पॉलिसी हमारी ठीक नहीं हुई तो। जियो पॉलिटिक्स, अब हमारे देश में एनर्जी क्राइसिस हो रही है, न्यूज़ आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि हम बांग्लादेश को जो है गैस पाइपलाइन से गैस सप्लाई कर रहे हैं। हमारे देश में क्राइसिस हो रही, होटल्स बंद हो रहे हैं। खबर आ रही है कि NDTV के कोई पत्रकार लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्राइसिस आ गई। भाई पाकिस्तानियों से हमको क्या लेने देना, हमारे घर में खाना बनेगा नहीं, ये हमारी समस्या होनी चाहिए, पाकिस्तानियों की समस्या होनी चाहिए। ऐसी सरकार है जो भूखों मार देगी जनता को और कह देगी कि ये भगवान का रहम करम है, तुमने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, लोग मान लेंगे। तो आप चैनल्स पे तो जाती हैं, जो ईरान इजराइल अमेरिका वार हो रहा है उसमें टीवी चैनल्स का क्या रोल है? इस डिबेट में हम लोग फिलहाल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। टीवी चैनल वाले इसमें मीम तो आ ही रहे हैं, खासकर आजकल सामने बोल रहे हैं, पीछे भोंपू बन रहा है, बज रहा है, मजाक बन गया। पता है न्यूज़ चैनलों वालों को मजाक बन गया, इतना ज़्यादा मतलब मजाक हमने देखा नहीं आज तक किसी का बना जितना न्यूज़ चैनलों का बन गया। अभी जो है कि ये ऑपरेशन सिंदूर में इस्लामाबाद और लाहौर और क्या क्या कब्जा कर ही लिए थे। अभी फर्जी खबर चला रहे हैं कि इजराइल ने, अमेरिका ने यहाँ गिरा दिया मिसाइल, वहां कर दिया, वहां अटैक कर दिया। और ये जो सोए करके मिसाइल, आग, बम जो दिख रहा है टीवी, इसी ये सब TRP के लिए होता है। सरकार भी इससे त्रस्त हो गई है, इसलिए TRP बैन कर दी 1 महीने के लिए। भैया तुम लोग शांत रहो यार। PP बढ़ा देंगे देश का, बढ़ा ही देंगे। पता चला कि जो है यहाँ से ही करनी से ना निकल रही है और कह रही है हम जा रहे हैं इजराइल के पक्ष में, ईरान पे वार करने। इतना ये लोग भर देगा सबके दिमाग में। जब आप टीवी डिबेट पे जाती हैं और पीछे से मिसाइल सोए से निकलती है, बम गिरता है इतना बड़ा, तो फिर हलचल हो जाती होगी। मजाक बन गया है। युद्ध को ये लोग इंटरटेनमेंट समझ लिए हैं। युद्ध जहाँ पर 150-200 बच्चियों की हत्या हो जाए, उस परिवार से पूछिए ना जो अपने बच्चियों को जो है वो दफन कर रहा होगा। इनके लिए TRP का खेल है, भों भों सायरन बज रहा, उसी में ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरटेनमेंट मूवी चल रही है। ये भाजपा प्रवक्ता वाले कैसे डिफेंड करते हैं? भाजपा प्रवक्ता वाले थेथर बेशरम है, वो कुछ भी डिफेंड कर सकते हैं। वो कुछ भी डिफेंड कर सकते हैं। वो नहीं, जो गायक पूजते हैं वो माता होती है, जो खाते हैं वो मिथुन होती है। सुना नहीं आपने? कुछ भी डिफेंड कर सकते हैं। गोबर को कोहिनूर बताते हैं। भाजपा प्रवक्ता वाले कुछ भी बता सकते हैं, उनका कोई अस्तर नहीं है, कोई अस्तर नहीं है। बड़े विद्वान भी हैं, टीका उका भी लगा के आते हैं। हर टीका लगाने वाला विद्वान नहीं होता और हर विद्वान टीका नहीं लगाता। हमको लगता है आप भी विद्वान है, लेकिन आप टीका नहीं लगाए हैं। आप नहीं विद्वान है। जो जनता बताए कि विद्वान है कि मूर्ख है, वही बता उनके बारे में। दरअसल इनका जो पॉलिटिक्स था कि UPA सरकार को गाली दो, नेहरू जी को गाली दो, इंदिरा जी को गाली दो, और हमेशा आपको एक हिस्ट्री बताएंगे और अपना जो काम होगा तो कहेंगे हम 47 तक करके देंगे। ये राजनीति दरअसल ये फेल हो गई। इस समय भारतीय जनता पार्टी और यह सरकार पूरी तरह से क्राइसिस से गुजर रही है, मानिए ना मानिए। और ये जो भोंपू जो मीडिया की आप बात कर रहे हैं ना, ये भोंपू जो बजता है, ये जो सायरन बजता है, ये मेकअप में आकर जो है ऐसे बताती हैं कि जैसे लग रहा है यही अभी कूद जाएंगी वहाँ वार में और फिनिश कर देंगे ईरान को। ये सब बस इससे ढका जा रहा है, बस ढका जा रहा है कि पब्लिक को यह ना पता चले
कि आने वाले अगले 10 दिन में तुम्हारे घर में चूल्हा जल भी पाएगा या नहीं जल पाएगा। ये जो महिला एंकर हैं उनसे आप कितना प्रभावित हैं? हम किसी से प्रभावित नहीं, हम अपना काम करते हैं, काम करके निकल जाते हैं, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। पहले उन पर लगता था क्यों करते हैं ये लोग, एक नौकरी के लिए मात्र, लेकिन अब उन पर तरस आता है। वो करेंगे तो क्या करेंगे, कल मान लीजिए कि परिवर्तन हो जाए और इन सारे एंकरों को एक दिन अचानक से हटा दिया जाए, नए चेहरे आ जाएं, इन बेचारों का क्या होगा, सोच कर देखिए ना। इनको तो मेकअप पे लगाकर हर रोज आकर एक दिए हुए स्क्रिप्ट को पढ़ने की आदत हो गई है। आपके जैसे लोग सरवाइव कर लेंगे, आपके जैसे लोग ग्राउंड पे जाएंगे, आपके जैसे लोग इतना मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं। एक दिन आप यूपी में होंगे, अगले दिन आप बिहार में होंगे, तीसरे दिन आप दिल्ली में होंगे। मुझे नहीं मालूम आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं, लेकिन जो भी होगा वो आप अपने घर से लगा रहे होंगे, और उतना निकाल भी पाते होंगे, नहीं पाते होंगे। फिर भी आप जो जर्नलिज्म कर रहे हैं उसमें एक रियलिटी, एक तथ्य है। आप उस काम को कितना मॉनिटरिंग में कर पाएंगे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता होगा, आप जो करते होंगे। इन बेचारों को क्या सेटिस्फैक्शन मिलता होगा। ऐसा तो नहीं आप सिर्फ हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं क्योंकि हम अपोजिशन में, आप सत्ता पक्ष का भी करते हैं। मैंने देखा कि ग्राउंड पे भी आप जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, आप सब करते हैं। आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। पैसा आप कमा लेंगे, हो सके आप करोड़ों रुपए कमा लें, लेकिन पैसा कमाने वालों के पीछे हमेशा एक साइकोलॉजी होती है। आप 1 करोड़ कमाएंगे, आपकी इच्छा होगी कि 2 करोड़ क्यों नहीं हो रहा है, 2 करोड़ कमाएंगे फिर 10 करोड़ क्यों नहीं, आप इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति हो जाते हैं। ये सब चलेगा, लेकिन पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी एक पार्टी के नचाने के उससे इतर आप अपना काम कर रहे हैं, जो आपका काम है। ये लोग कर रहे हैं क्या? ये एक लाइन भी वो बोल सकते हैं जो पीएमओ से नहीं आता हो। क्या होती होगी इनकी जिंदगी, जब इनके मन में इच्छा होता होगा कि काश हम एक दिन सच बोल दें, काश हम एक दिन वो बोल दें जो हम फील करते हैं, काश हम एक दिन अपना दायित्व निभा दें। कभी तो आता होगा ना इनके मन में, नहीं कर पाते होंगे। और इनको हटा दीजिए वहां से, फिर इनका क्या होगा। तो वही कह रहे हैं, हमें इन पे तरस आती है। हटने के बाद पार्टी प्रवक्ता बन जाएंगे जगह जगह। बेहतर होगा, वो ज़्यादा ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए साइन हुए वो काम कर रहे हैं। पत्रकार से कई पत्रकार तो बने हैं प्रवक्ता, कम से कम वो उनको मालूम है अब इनका यही काम है, यही करेंगे। लेकिन पत्रकारिता में मालूम उनको ये काम नहीं है, लेकिन फिर वो करना पड़ रहा है ना, इच्छा के खिलाफ। इच्छा के खिलाफ। और इतना मेकअप देख के आपको क्या लगता है? पत्रकारिता को मेकअप के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, जैसे हैं वैसे आते हैं, ग्राउंड पॉलिटिक्स करते हैं, या बहुत सारे रवि जी हैं, तमाम लोग हैं जो जिनके पास प्राइमरी सोर्स, उतना बड़ा टीम, सब कुछ नहीं होने के बावजूद भी एक सच आपके तक पहुंचाते हैं। तो पत्रकारिता कभी भी मेकअप के पीछे नहीं छुप सकती है ना। सबकी अपनी चॉइस है, मेकअप करें या ना करें। मेकअप करके पत्रकारिता करो या बिना मेकअप करके पत्रकारिता करो, कर तो रहे पत्रकारिता ना। और मेकअप करके पत्रकारिता ना करो और बिना मेकअप किए भी पत्रकारिता ना करो, क्या बात, क्या ही फर्क पड़ता है। तो कभी ऑफ द रिकॉर्ड इन एंकरों से बात नहीं करती हैं आप? कुछ लोगों से बातचीत होती है ऑफ द रिकॉर्ड। तो कुछ कहते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो चैनल पे जितने एरोगेंट होते हैं वो वैसे भी उतना ही एरोगेंट होते हैं, बल्कि चैनल पे तो आपसे सवाल पूछते समय एटलीस्ट बात कर लेंगे क्योंकि मजबूरी है उनकी। ऑफ द रिकॉर्ड वो उतने ही एरोगेंट हैं। वो तो फिर देखेंगे उन्हें, आप हु द हेल आर यू, मैं बाद में बताऊंगी आपको ना। और क्या समझते हो? अपने आप को दुनिया का सब, उनको लगता है कि वो उन्हीं के, वही चाहते हैं सरकार बनती है, उनके पास इतना पावर है, वो सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं।
ये अहंकार है उनके अंदर, बताऊंगे। और कुछ ऐसे हैं कि वो वहाँ पर बोलते हैं, उन बीजेपी को डिफेंड करते हैं, उनके लिए लड़ जाते हैं सब कुछ, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड फिर वो आपसे एज ए ह्यूमन ही बात करते हैं, बैठते हैं, गले लगते हैं, सी ऑफ करते हैं, तो ऐसे भी हैं। तो महंगाई जो है, एलपीजी सिलेंडर, रसोई गैस, खाना, रेस्तरा, ये सब न्यूज़ देखे हुए कितने वर्षों हो गए ना। हम्म, एलपीजी का दाम बढ़ रहा है, रुपया का कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, महंगाई बढ़ रही है, स्कूल की फीस बढ़ रही है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही है, यूनिवर्सिटी घाटे में जा रहे हैं। ये सब न्यूज़ अब न्यूज़ थोड़ी ना है। आप ये सब न्यूज़ देखे हुए चैनल पे कितने वर्षों हो गए। अब तो राहुल गांधी जी कौन सा पजामा पहने हैं, ये न्यूज़ है। तेजस्वी जी कौन से कलर का टी शर्ट पहने हैं, यह न्यूज़ है। मोदी जी जाकर किस तरह से कितना लोगों गले लग रहे हैं, वह न्यूज़ है। मोदी जी विश्व गुरु बन गए, वह न्यूज़ है। न्यूज़ नहीं रहा, इंटरटेनमेंट हो गया। इंटरटेनमेंट के लिए आज कितने प्लेटफॉर्म सारे आ गए, वहाँ से वेब सीरीज देख लो, मूवी देख लो, उसमें और यहाँ के मीडिया में कोई अंतर नहीं। अगर एक फुल मूवी देखना हो तो बैठ जाओ इनके 1 घंटे के एपिसोड में, फुल मूवी देखोगे, न्यूज़ नहीं। ये आपको भी लगता होगा कि ये प्रवक्ता का पद छोड़ के तेजस्वी जी कुछ और दे दें, इनसे सामना ना करना पड़े, टीवी डिबेट पे जाना ना पड़े। हकीकत बताएं, ये उस समय लगता है जब कुछ स्टूडियो में होते हैं और इतना टॉक्सिक एंकर होता है, इतना टॉक्सिक बीजेपी का प्रवक्ता होता है। मतलब कहीं कहीं से डिबेट में ऐसे, ये लोग तो मुसलमानों के तलवे चाटते हैं, और इस पर क्या डिबेट करोगे आप? आपका मन करेगा या तो आप गुस्सा करो, या तो आपका मन करेगा छोड़ दो। उस समय पे लगता है। पर फिर यह भी लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बढ़िया बोल लेते हैं। हम उसमें से ऐसा नहीं है कि हम आपके सामने बैठे हैं तो हम ही एक अच्छे स्पीकर हैं। बहुत स्पीकर है, आप चले जाइए बिहार में, आरजेडी में इतने बढ़िया बढ़िया बोलने वाले लोग हैं ना। मैं अपने आप को फिर लगता है कि खुशनसीब पाती हूँ कि इतने सारे लोग हैं, मुझे मौका मिला है। बहुत सारे लोग इस मौके की तलाश में, काश उनको प्रवक्ता बना दिया जाए। अगर मुझे मिला है तो मुझे इस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। थोड़े से समय के लिए इनके साथ टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन उसको अदर तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है। तो मैं इस जो दायित्व मिला है उसमें काम करके खुश हूँ। अगर हमारे काम करने से, अगर हमारे मेहनत से थोड़ा डिफरेंसेस आता है तो हमें काम करने में अच्छा भी लगता है। अच्छा कंचना, जो महंगाई बढ़ रही है ईरान इराक इजराइल वार से, और जो रसोई गैस के संकट हैं, ये किस रूप में आप देख रही हैं? जो महंगाई बढ़ रही है वो तो सबको दिख रहा है। दरअसल अभी 60 रुपये बढ़ा है, या एलपीजी नहीं मिल रहा है, ये तमाम जो एक आम जैसे गांव घर में होता है, गांव में तो ठीक है, तमाम तरीके होते हैं खाना बनाने के। पहले केरोसिन ऑयल आता था, लोग स्टोव वगैरह इस पर भी बना लेते थे, वो सभी बंद हो गया। चूल्हे पर बना लेते थे, वो सभी धीरे धीरे बंद ही हो गया, लेकिन फिर से वो चूल्हे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन शहरों का क्या होगा? उन मकानों में क्या होगा? मकानों में क्या आग जो है, आप भट्टी लगाकर आप खाना बना सकते हैं? हमारा देश एक एनर्जी क्राइसिस, एक इकोनॉमिक क्राइसिस से होकर गुजरने वाला है और गुजरेगा। इसमें मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हम लोग भी इतना तो कम से कम पढ़ते हैं, ओपिनियंस पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जो बहुत कम ही आते हैं, सुनते हैं। और हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। जब जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आई, चाहे वो 2008 वाली ही क्यों ना हो, या उसके पहले नरसिम्हा राव वाली जी भी उस समय क्यों ना हो, तो हमेशा इस क्राइसिस के पीछे हमेशा एक ग्लोबल कारण होता है। और किसी एक देश की क्राइसिस वो इंडिविजुअल क्राइसिस नहीं होती, वो ग्लोबल लेवल पे आती है। और बस डिफरेंस ये होता है कि वहाँ का सिस्टम उसको कैसे मैनेज कर रहा है उस क्राइसिस से निकलने के लिए। ऑलरेडी हमारे देश कर्जे में डूबा हुआ है। आपको एक खबर बताती हूँ, ये कोई चैनल नहीं दिखा रहा है, बिहार इस समय राजस्व क्राइसिस में गया हुआ है। बिहार में सारे जो सर्किल ऑफिसर्स हैं, हर सर्किल ऑफिसर्स को बुलाकर मीटिंग हुई है कि इतने महीने के अंदर इतने 1000 करोड़ रुपए तुम्हें निकाल कर गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है।
उनके पास, सीईओ के पास इतना बड़ा, इतना ज़्यादा दबाव है कि वो पैसे कहाँ से आएंगे। सीईओ तो लैंड रिफॉर्म का काम करते हैं, वहाँ से पैसे लाएंगे। मान लीजिए 1000 करोड़ गवर्नमेंट तक पहुँचाना है, तो उसके लिए वसूल करेंगे वो 3000 करोड़ रुपए, और कहाँ से आएगा? पब्लिक से। कई सारे स्टेट में क्राइसिस से गुजर रहे हैं। नौकरी करने वाले को पेंशन देने की या उनकी जो सैलरी है वो देने की पैसे नहीं है सरकारों के पास। अच्छा कंचना, ये जो भक्त हैं वो कैसे खाना बनाएंगे जब ये सब एलपीजी नहीं मिलेगा? तो भक्त खाना खाते भी हैं। हमको नहीं मालूम भक्त खाना खाते ही, वो तो मोदी जी का जाप कर लेंगे तो पेट भर ही जाएगा। भक्त क्या खा पी कर जीते हैं नहीं मालूम, क्या पढ़ते हैं नहीं मालूम। हो सके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वो थोड़ा सा और एक्टिव हो जाएं। जब वो भूखे रहेंगे तो कहीं तो एंगेज तो करना पड़ेगा ना उन्हें खुद को। संजय सिंह जी कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश से रोटी बनाएंगे, महंगाई पे काबू पाएंगे। सूर्य के प्रकाश से भी रोटी बना लेते। जो सौर ऊर्जा की टेक्नोलॉजी आई हुई है वो किस लिए आई थी? ताकि एक दिन जब ऐसी स्थिति आए तो आपके पास अल्टरनेटिव कोई रास्ता हो। कितने हजारों करोड़ रुपए इन्होंने सौर एनर्जी में इन्वेस्ट किए थे, कहाँ है आज? मेक इन इंडिया का एक प्रोग्राम के तहत सौर एनर्जी था, कहाँ है? हर घर में सौर ऊर्जा लगेगा। कितने घरों में आपको दिखाई देता है? वह भी होता तो हम तो कहते हैं हमारा देश एडवांस हो गया ना। सौर एनर्जी का सोलर पाइपलाइन कितने गांव तक इन्होंने बिछवाया है। एआई का हाल आपने देख लिया है, सौर एनर्जी का हाल देख लिया है, मेक इन इंडिया देख लिया है, स्टैंड अप इंडिया, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, सारा सब कुछ आपने देख लिया है। कौन सा इनका प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है? सिर्फ एक ही, सरकार बनाना। और सरकार बनाने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप देश को कहीं ले जा रहे हो या देश के बारे में आप सोच रहे हो।